चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ले ली सबने कॉपी और पेन? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जय हिंद एवरीबॉडी। एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं डिफेंस का स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी इट सीडीएस, एनडीए, एफकेट, सीएपीएफ और क्या फिर कोई भी एग्जाम उठा लो, इनफैक्ट एसएससी का भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, जो हम आज क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आपकी एक एयरफोर्स की क्लास ली थी, उसको देख लेना, इस क्लास को देख लेना। दिस इज द स्टैटिक पोर्शन। जो करंट पोर्शन है, जो पिछले 4-5 महीनों में हुई हैं चीजें, वो हम लोग एग्जाम से जस्ट पहले कवर करेंगे, ताकि वो आप लोग आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके एंड आपके लिए फ्रेश हो चीजें, ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। ये 3-4 क्लासेस जो भी होंगी वो कर लेना, एंड डिफेंस क्लास आपका सॉर्टेड है, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं देखना डिफेंस क्लास में से। तो चलो शुरू करते हैं। सो जय हिंद एवरीबॉडी। ये एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल, बट वील मेक श्योर कि आप फेल नहीं होंगे। यू विल सक्सीड ओनली विद योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अच्छा, कौन बताएगा मुझे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हु गेव दिस पॉपुलर स्टेटमेंट? किसी को पता है? सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल, इन्होंने कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया था। छोटी सी हिंट दे दी चलो मैंने आपको। बताओ जल्दी। कम ऑन गाइस। आपने फौज ज्वाइन करनी है, आपको ये नहीं पता? चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये हमारे पीवीसी कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने ये प्रोवर्ब, ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। इट्स वेरी फेमस। चलो हम अपनी क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, जब भी डिफेंस की बात करते हैं ना, तो मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। ये कुछ स्टैटिक एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। मतलब ये जो ये एक्सरसाइजेस ना फिक्स रहती हैं, इनके एडिशंस आते रहते हैं हर साल, ठीक है। तो इनको आपको दिमाग में रखना ही रखना है। एंड कुछ होती हैं जो हर साल कभी कभी 5 से 6 एक्सरसाइजेस नहीं आती हैं, जो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। एंड आप चाहो तो, अगर आपके दिमाग में मेमोरी अच्छी है, तो आप उनको भी अपने दिमाग में रजिस्टर करके रख सकते हो। अदरवाइज यू नो वो उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, बट दीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हर साल होती हैं इन डिफरेंट एडिशंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बहुत फेमस एक्सरसाइज, दैट इज युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार। ये इंडिया और यूएस आर्मी के बीच में होती है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ना 3 से 4 तरीके से बनता है पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंडिया और यूएसए के आर्मी के बीच में कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको। या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा कि युद्ध अभ्यास या वज्र प्रहार कौन से दो नेशंस के बीच में की जाने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि ये जो युद्ध अभ्यास या जो भी वज्र प्रहार है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में तो होती है, बट किस फोर्स के बीच में होती है? आर्मी के बीच में, कोस्ट गार्ड के बीच में, नेवी के बीच में, या फिर एयरफोर्स के बीच में? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और चौथा जिस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो होता है, किस जगह पे ये कंडक्ट करी गई है। बाहर के देशों में कंडक्ट करी जाती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर अगर इंडिया में ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट हो रही हैं तो उनकी लोकेशंस आपने पता होनी चाहिए। जो करंट वाली क्लास होगी उसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या हुआ आपका? युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार। फिर नेवी की अगर हम बात करें तो मालाबार एक्सरसाइज होती है। मालाबार एक्सरसाइज बेसिकली क्वाड की कंट्रीज के बीच में होती है, ठीक है। किन के बीच में? क्वाड के बीच में। अच्छा, कौन बताएगा मुझे क्वाड में कितने नेशंस हैं? क्वाड की मेंबर कंट्रीज कौन बताएगा मुझे? जल्दी बताओ चलो। 4 होती हैं, चलो मैंने आपको इतनी हिंट दे दी। 2 तो आपके सामने है, 2 और हैं। कौन सी है वो? बताओ जल्दी।
किसी को नहीं पता? वेरी गुड। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। नाइस। ठीक है, क्वाड में हमारी 4 कंट्रीज हैं, उनके बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। ठीक है, इसके बाद अगर एयरफोर्स की बात करें इंडिया और यूएसए की, तो वो होती है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड, एक ही एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये आपने यार देखो, आपको शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, कैसे याद रखें, बट ट्रस्ट मी, एक बार ही याद कर लोगे ना, सॉर्टेड हो। जितनी भी बार एग्जाम देने जाओगे, मतलब आपने ये सेक्शन फिर छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहती हैं। जो लोग पहले से एग्जाम देते आ रहे होंगे उनको तो दिमाग में रटी रहती हैं ये। ठीक है, अब अगर इंडिया एंड फ्रांस की बात करें, आर्मी की एक्सरसाइज होती है शक्ति, नेवी की होती है वरुणा, एंड एयरफोर्स के साथ जो इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स की होती है वो होती है गरुड़। ठीक है, इंडिया और जापान की एक ही एक्सरसाइज होती है धर्मा गार्जियन आर्मी के साथ, एंड नेवी में उसको बोलते हैं जिमेक्स। बहुत सिंपल सा है याद करने के लिए, अगर ऐसे कभी आ जाए ना जिमेक्स, तो जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया। ठीक है, इसके बाद चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ तक सब क्लियर? कोई डाउट? फिर बांग्लादेश के साथ भी हम एक आर्मी की एक्सरसाइज करते हैं संप्रीति, एंड एक नेवी की एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज कॉर्पेट। ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के साथ हम करते हैं गरुण शक्ति, इंडिया और नेपाल के साथ हम करते हैं सूर्य किरण। ये तो एयरफोर्स में और काफी बार पूछा जा चुका है, मतलब इंडिया और नेपाल के बारे में तो, कि कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो वैसे सारी ही है। ठीक है, मैं बस बता रही हूँ कि पिछले साल कौन से एक्सरसाइजेस पूछी गई थी। फिर इंडिया और श्रीलंका में होती है मित्र शक्ति। ठीक है, और इंडिया एंड नेपाल तो अभी रिसेंटली हुई थी आई थिंक, अगर आप में से किसी को याद हो तो, पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है, ये मैंने आपको लोकेशन भी बता दी पिछली बार की। चलो ठीक है, इसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रा हिंद, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, नेवी की ऑसी इंडेक्स। ठीक है, फिर इंडिया और किर्गिस्तान की होती है खंजर, इंडिया और मॉलडीव्स की होती है एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन का मतलब देख लेना, पूछ सकता है। ठीक है, कुछ फ्रेंडशिप या दोस्ती से रिलेटेड ही होता है, एक बार चेक कर लेना। इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है नोमेडिक एलिफेंट। ठीक है, इंडिया और ओमान में भी 3 एक्सरसाइजेस होती हैं, एक आर्मी की होती है अनलगा, नेवी की होती है नसीम अल बहर, और एयरफोर्स की होती है ईस्टर्न ब्रिज। मतलब मैं तो पता है कैसे याद रखती हूँ, अगर आप चाहो तो वैसे याद रख सकते हो। देखो अनलगा, पहले ए आ रहा है मतलब आर्मी। ठीक है, नसीम में पहले एन आ रहा है तो नेवी। आप ऐसे भी याद, ऐसे अपनी ट्रिक्स बना सकते हो आप याद करने की। ठीक है, जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी और हेल्प भी करेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया और सेचल्स की, तो आर्मी की एक्सरसाइज होती है लेमिटाई, एंड इंडिया और थाईलैंड की होती है मैत्री। अभी रिसेंटली इंडिया और थाईलैंड की एक एक्सरसाइज हुई थी अयुध्या, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, फिर इंडिया और यूके में भी 3 एक्सरसाइज होती हैं, एक आर्मी की होती है अजय वॉरियर, देन नेवी की कोनकन, एंड एयरफोर्स में इंद्रधनुष। इंडिया और यूएई की अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई थी, दैट इज डेजर्ट साइक्लोन। और अगर सिर्फ साइक्लोन की बात करें, सिर्फ साइक्लोन, तो वो हुई थी इंडिया और किसमें, पता है किसी को? अभी रिसेंटली हुई है इंडिया और, चलो मैं आपको हिंट देती हूँ, उस कंट्री का नाम ना ई से शुरू होता है। किसके साथ हुई होगी? वेरी गुड, इजिप्ट। इसके साथ जो साइक्लोन एक्सरसाइज है वो है इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई जाने वाली एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया और वियतनाम में होती है एक ही एक्सरसाइज, विन बैक्स। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? कोई डाउट? समझ आया? चलो ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मोटोस।
काफी बार पूछ लेता है एयरफोर्स में, तो मतलब काफी बार मोटोज पूछे गए हैं। एंड आप कहोगे, पता है, डायरेक्ट इंडियन एयरफोर्स का मोटो पूछ लिया, ठीक है, तो आपने याद होना चाहिए। इजी भी पूछ लेता है कभी कभी, ये सारे इजी हैं, अगर आपको याद है तो इजी है, नहीं याद तो फिर डिफिकल्टी है, ठीक है, तो इनको भी याद कर लेना। सबसे पहला, इंडियन आर्मी सबको पता है, सेवा परमो धर्म, दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन एयरफोर्स, टच द स्काई विद ग्लोरी। इंडियन नेवी, समनो वरुणा। इंडियन कोस्ट गार्ड, व्यायाम रक्षाम रक्षाम, दैट इज वी प्रोटेक्ट। डीआरडीओ का है बालस्य मूलाम विज्ञानम, ठीक है। आईटीबीबी का है शौर्य दृढ़ता कर्मा निष्ठा। एनएसजी का है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। बीआरओ, बीआरओ की फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? बीआरओ का है शर्मेना सर्वम सध्याम। टेरिटोरियल आर्मी का है सावधानी व शूरता, दैट इज विजिलेंस एंड वेलर, वेरी गुड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बीएसएफ का है ड्यूटी ऑन टू डेथ। सीआईएसएफ का है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। एंड एनसीसी का है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये 10-12 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एफकेट में कभी ना कभी ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सीआरपीएफ का आप लोग खुद से सर्च कर सकते हो, ठीक है, एज सच, क्योंकि प्रीवियसली पूछा नहीं गया है एफकेट में, तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया। ऐसे तो बहुत सारी हैं, ठीक है, जिनके मोटोज आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिस्ट डाउन करी हैं जो कि प्रीवियसली पूछी जा चुकी हैं एंड काफी बार पूछी जा रही हैं, ठीक है। अगर आपको अगर जानना है सीआरपीएफ का, तो आप सर्च करके अपनी जो नोटबुक में जिसमें आप नोट्स बना रहे हो उसमें नीचे लिख लो। इट्स बेटर टू हैव मोर नॉलेज, ठीक है। चलो, मोटोज याद हो गए? याद तो नहीं हुए होंगे, मतलब समझ आ गए ना? नेशन फर्स्ट, वेरी गुड, ठीक है। इसीलिए नहीं देता लगता है मुझे एयरफोर्स, नेशन फर्स्ट, चलो ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में। ये भी काफी बार, मतलब मैं आपको बताऊं तो एफकेट 1 2024 में ही ये वाला क्वेश्चन आया था। कहाँ गया? सिकंदराबाद, हाँ, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। आप मानोगे नहीं, ये सीधा सीधा आ गया था। एंड एक आपको पता है, एक क्वेश्चन ठीक करोगे आप कितने नंबर मिलेंगे? 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आई गेस कोई इकलौता ही ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़कवासला, पुणे, वेरी गुड। उसके बाद आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? पुणे में। आरआईएमसी देहरादून में। नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में है। काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर कॉलेज वेरंगते, मिजोरम। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेह लद्दाख। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग। आप 8 और 9 में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, तो इसमें आप अपनी खुद की ट्रिक बना लो जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, ठीक है, याद रहेगा? कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े, चलो। इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हो गए। हाँ यार देखो, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, मैंने सिर्फ यहाँ पे वही चीजें रखी हैं, क्योंकि यार अब देखो, आपको मैं 20-30 दे दूं, आप खुद भूल जाओगे, ठीक है। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिस्ट डाउन करे हैं जो कि एफकेट में प्रीवियसली काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और जिनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। मैंने सिर्फ वही लिस्ट डाउन किए इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये जो है रैंक स्ट्रक्चर, अब पता है क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आता है? बहुत बार बच्चे, क्या होता है ना कि इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है लेकिन बच्चे ना इसको इग्नोर कर देते हैं, पढ़ के नहीं जाते, और वो सीधे सीधे कितने मार्क्स लूज कर देते हैं? 3 मार्क्स। एंड जिस हिसाब से रीसेंट मार्किंग्स चल रही हैं एफकेट में, आई थिंक सबको पता होगा कि वो एक एक क्वेश्चन सही करने की कितनी बड़ी वैल्यू है।
बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ 1 मार्क से रह जाते हैं, 0.5 से भी रहते हुए देखे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 नंबर, है ना। हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमें मेक श्योर करना है हम सारे क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, सही से करके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो इंडियन इंडियन आर्मी में जो कर्नल है उसकी रैंक एयरफोर्स में किस रैंक के इक्विवेलेंट होगी, किस रैंक के इक्विवेलेंट होगी, बताओ जरा। हाँ जी, ग्रुप कैप्टन। या फिर पूछ लेगा कि इंडियन एयरफोर्स का जो ग्रुप कैप्टन है वो इंडियन नेवी में किस रैंक के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रैंक्स आपने याद रखनी है, ठीक है। अपने सामने भले ही या तो इसी का प्रिंट आउट निकलवा लो अलग से, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने जो स्टडी टेबल है ना उसके सामने रख लो। इन जर्नल भी आपको पता होना चाहिए, एंड फिर जब आपको पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो फिर तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसका लगा लो एंड रिवाइज करो डेली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस गलत करके नहीं आने एग्जाम में। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स की, ठीक है, जो इंडियन नेवी के हिसाब से, मतलब जो इंडियन नेवी में है ना, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, सबसे पहला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15A एंड प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो हैं, इट इज ये इनके अंदर जो शिप्स हैं वो किस तरीके की हैं, दे आर डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है। सबके ना डिफरेंट डिफरेंट, अब जैसे हमने देखा है एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है। अब अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट होते हैं ना, कुछ होते हैं अटैक हेलीकॉप्टर, मतलब अटैक एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिनको हम बोलते हैं, कुछ होते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, है ना। वैसे ही शिप्स का भी ना अलग अलग काम होता है, अलग अलग तरीके के रोल्स होते हैं। कुछ पेट्रोलिंग वाली होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाली है, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की क्लास है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 15A को हम बोलते हैं कोलकाता क्लास। क्या बोलते हैं, कोलकाता क्लास। अब इसका नाम कोलकाता कैसे पड़ा, बस आगे डिस्कस करते हैं, चलो। प्रोजेक्ट 15B को हम बोलते हैं विशाखापट्टनम क्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके नाम कैसे पढ़ते हैं। इनके नाम बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। जो भी पहली शिप होती है ना इसमें, इस क्लास में, उसी के नाम पे ये प्रोजेक्ट का नाम पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट 15A के अंडर 3 शिप जो है वो बिल्ड हुई थी, ठीक है। कितनी हुई थी, 3, एंड जिनमें सबसे पहली थी कोलकाता, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कोलकाता, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी ऑर्डरिंग पूछ लेता है। ये जो मैंने आपको दिया है ना 1 2 3, ये ऑर्डर है। आपने ऐसे नहीं कर देना कि पहले कोची लिख दिया, फिर कोलकाता लिख दिया, फिर चेन्नई कर दिया, नहीं, ऐसे याद नहीं रखना, एकदम सिस्टम में याद रखना है, क्योंकि कभी कभी सिस्टमेटिक ऑर्डर से भी पूछ लेता है कि जरा सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाओ जरा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी है, आईएनएस कोलकाता, फिर आईएनएस कोची, एंड देन आईएनएस चेन्नई, ठीक है। अब ये जो है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, मैज़गान डॉक लिमिटेड, जो कि एक बहुत फेमस मुंबई की कंपनी है, जो कि इंडियन नेवी के लिए शिप्स बिल्ड करती है, ठीक है। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो मैज़गान डॉक लिमिटेड है वो किसकी कंपनी है, मतलब ये जो कंपनी है ये कहाँ बेस्ड है, कहाँ बेस्ड है, मुंबई में। ऐसे एक और कंपनी है GRSE, ठीक है, इसका भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कहाँ है, कोलकाता में, कहाँ है, कोलकाता, ठीक है। अब अगर विशाखापट्टनम क्लास की बात करें तो इसके भी जो इसमें शिप्स हैं उनका भी सेम ही काम है, क्या है, वो भी डिस्ट्रॉयर्स का काम करती हैं, ठीक है। इसमें जो है 4 मिसाइल्स डेवलप हुई थी। सबसे पहली आईएनएस विशाखापट्टनम, जो कि 2021 में कमीशन हुई थी। देन आईएनएस मोरमुगाओ, जो कि 2022 में कमीशन हुई थी। देन आईएनएस इम्फाल 2023 में, एंड आईएनएस सूरत 2024 में, ठीक है। इसको भी किसने डेवलप करा है, मैज़गान डॉक लिमिटेड ने। चलो, इसके बाद आता है प्रोजेक्ट 17A।
अब आप पूछ रहे होंगे ए क्या है, ए मींस अल्फा को बोल देते हैं, प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट 17 अल्फा, ठीक है। अच्छा आप बताओ इस प्रोजेक्ट 17A का नाम क्या होगा? जैसे प्रोजेक्ट 15A को हम क्या बोलते हैं, कोलकाता क्लास। प्रोजेक्ट 15B को क्या बोलते हैं, विशाखापट्टनम क्लास। चलो मैंने अभी आपको बताई नाम कैसे रखे जाते हैं, मुझे जल्दी बताओ इसको कौन सी क्लास कहते होंगे? नीलगिरी क्लास, वेरी गुड, वेरी नाइस। कौन सी क्लास कहते हैं? नीलगिरी क्लास। इसमें बेसिकली 7 शिप्स हैं, ठीक है, which are it is a class of guided missile frigates that is being developed by Mazagon Dock Limited and GRSE, ठीक है। GRSE की फुल फॉर्म है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ठीक है। समझ आया? गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। चलो इसमें 7 आती हैं, एक है नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रागिरी। मतलब ये तो बहुत सिंपल है, जिसके भी आगे गिरी लग जाए वो कौन सी क्लास में आएगी? 17A में। वो कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है? 17A का, ठीक है, नीलगिरी क्लास का पार्ट है। ये तो इजी रहेगा आई गेस, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर में आएगा तो कर लोगे ना। चलो इसके बाद है प्रोजेक्ट 75, जिसको हम लोग स्कॉर्पियन क्लास भी बोल देते हैं, ठीक है। अ क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है। अच्छा कौन मुझे बताएगा कि सबमरीन्स का काम क्या होता है? चलो ठीक है, कमेंट्स में लिख के बताना मुझे। तब तक हम इनकी क्लासेस देखते हैं, मतलब इनकी शिप्स देखते हैं, कौन कौन सी शिप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। इसमें 3 के वाली शिप्स हैं एंड 3 वी वाली शिप्स हैं, ठीक है। सबसे पहली है INS कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वजीर एंड वगशीर, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनके ऑर्डर से इन्हें याद रखें। ऑर्डर का मिसमैच नहीं होना चाहिए, ऑर्डर को अगर आप मिसमैच करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में अगर गलती से पूछ लिया तो आप खामा खामे गलत करे आओगे। चलो ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, सबमरीन का काम क्या होता है? किसी ने नहीं बताया मुझे। यूज बाय मिलिट्री, हाँ हाँ ठीक है। पर ये सरफेस के ऊपर होती है कि नीचे होती हैं? मेन क्वेश्चन तो ये है। हाँ हाँ, ओशन के ऊपर होती हैं या नीचे होती हैं? वेरी गुड। चलो स्मार्ट है बच्चे, नाइस। अब एक और है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ये हर साल मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है और किसी ना किसी शिफ्ट में आपने देखने के लिए मिल जाएगा। 6 शिफ्ट होती है ना, आपसे किसी एक शिफ्ट में इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाएगा। अभी रिसेंटली दो क्लासेस मतलब 2 शिफ्ट्स बड़ी न्यूज में रही थी, एक तो अभय और एक अग्रय, ठीक है। ये अभी रिसेंटली कमीशन हुई है 2024 में, ठीक है, मतलब बात चल रही थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको दिमाग में रखना, ठीक है। अगेन ऑर्डर नहीं भूलना है, अभय चौथे नंबर पे है तो ये पहले है, फिर अग्रय, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभय पहले कमीशन होगी या अग्रय पहले कमीशन होगी तो कौन सी पहले कमीशन होगी, आप मुझे बताओ। अभय, उसके बाद होगी अग्रय, ठीक है। तो दी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है, आर अ क्लास ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स currently being built for the Indian Army by Cochin Shipyard and Garden Reach शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। सॉरी मैं ई को खा गई थी पिछली बार, ठीक है, आपने नहीं खाना मेरी तरह। चलो ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? चलो ठीक है। अब इसमें ना
दो क्लासेस आती हैं, एक आती है अरनाला क्लास और एक आती है माहे क्लास, ठीक है। तो अरनाला क्लास को डेवलप कौन कर रहा है? जीआरएसई, जो कि कोलकाता बेस्ड है। एंड माहे क्लास को कौन डेवलप कर रहा है, जल्दी बताओ? कोचिन शिपयार्ड। अब आप मुझे इस क्लास के बाद बताओगे कि कोचिन शिपयार्ड जो कंपनी है वो कौन से स्टेट में बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे, शॉर्ट शॉर्ट बताना है। जैसे ही पीडीएफ शेयर करूंगी मुझे आप सबके आंसर चाहिए, रिस्पॉन्सेस चाहिए, ठीक है। सर्च कर लेना। चलो इसके बाद हम बात करेंगे, यस वेरी गुड, केरला। चलो आप लोग ने तो वेट ही नहीं किया, कोई नहीं, वेरी गुड। इसी तरीके की इनक्यूजिटिवनेस चाहिए, ठीक है। जब इस तरीके की इनक्यूजिटिविटी होगी या फिर क्यूरियसनेस होगी, तभी आप लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करोगे, है ना, एंड लाइफ में बहुत आगे जाओगे। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं अरनाला क्लास में कौन कौन सी क्लास, मतलब कौन कौन सी शिप्स आती हैं। सबसे पहले आती है अरनाला, देन अंजादीप, अमीनी, अभय, अग्रय, एंड्रॉथ एंड अक्षय, ठीक है। अभी यहीं पे अगर हम माहे क्लास की बात करें तो माहे, आईएनएस मलवान, मैंग्रोल, मालपे एंड मुल्की, ठीक है। कुछ नहीं है, इनको सिर्फ इतना ही याद रखना है जितना मैंने मेंशन किया, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा वो। जो भी इसके अलावा अगर कुछ पीडीएफ में मेंशन नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ वो भी साथ के साथ लिखते जाना है। जैसे कोचिन शिपयार्ड की भी हमने बात करी, यू नेवर नो, पूछ सकता है, ठीक है। तो जो चीजें हम बोल रहे हैं उसको भी अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करते जाओ, इट विल बी रियली हेल्पफुल, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस की, ठीक है। सबसे पहला है ऑपरेशन पोलो। आपने सिर्फ बेसिकली रीजन तो ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। दो तीन तरीके से क्वेश्चन बनता है। यूजुअली क्या करेंगे कि आपको ना मैच द फॉलोइंग दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ऑपरेशन पोलो जो है वो कौन सी ईयर में हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये भी प्रीवियसली, ये जो है ये प्रीवियसली आज क्वेश्चन है। एंड ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में यूजुअली लोगों को पता नहीं होता एंड बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। फिर ऑपरेशन कैक्टस, तो ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 में। हैदराबाद जो है, आपको अगर पता हो तो हैदराबाद हमारे इंडिया में वो चाहता था कि वो अलग नेशन बने, ठीक है, वो इंडिया के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, ठीक है। बट ऑपरेशन पोलो लाया गया 1948 में एंड जिसके थ्रू हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया गया, ठीक है। देन ऑपरेशन विजय 1961, इंडिया वर्सेस चाइना। ये मैं एक बार ही आपको चेक करके बताऊंगी, ठीक है, इसका ईयर कंफर्म करके, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन कैक्टस 1988, मॉलडीव्स, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत 1984, सियाचिन। ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल के टाइम पे हुआ था 1999। ऑपरेशन राहत यमेन के टाइम पे हुआ था 2015, ठीक है। यस, 1999 विजय, ठीक है। विजय दिवस, चलो इससे मुझे याद आया कि हम विजय दिवस कब मनाते हैं, कौन बताएगा मुझे? मैं इतना बता देती हूँ कि अगले महीने ही है, पर कौन सी डेट को है ये बताओ मुझे। अगले महीने मनाएंगे हम लोग। 26 नहीं, 16 दिसंबर, वेरी गुड। क्या है? 16 दिसंबर। नहीं, 10 माइनस कर लो अपनी वाली डेट में से, ठीक है। चलो इसके बाद हम और जो इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा। रशिया और यूक्रेन में जब वॉर स्टार्ट हुआ था 2022 में, तो तब हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। पुलवामा के टाइम पे जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था 14 फरवरी, ठीक है, उस दिन हमने, उस टाइम पे हम लोगों ने ऑपरेशन बंदर किया था, ठीक है। फिर इसराइल में अभी जो चीजें स्टार्ट हुई थी 2023 अक्टूबर के टाइम पे, वहां पे हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन अजय।
ऑपरेशन इंसानियत हमने बांग्लादेश के लिए किया था, ठीक है, 2017 में। एंड अभी हेती में भी ये हुआ था कि कुछ जो ड्रग डीलिंग, जो ड्रग से इन्वॉल्व थी कोई ग्रुप, उसने मतलब कि कुछ केओस मचाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? ऑपरेशन क्लियर है? चलो ठीक है। इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसी। अभी क्या हुआ था ना कि अगेन आई एम टेलिंग कि जैसे आई थिंक एफकेट 1 2024 या फिर एफकेट 2 2023 की बात, फैक्ट ऑफ 1962 वॉर, ब्रिगेडियर का कोर्ट मार्शल हुआ आफ्टर हिज डेथ। ओके, नाइस। चलो ठीक है। मैं क्या बता रही थी कि एफकेट 2 2023 का शायद एफकेट का पेपर था। एंड I mean, the fact that you have said is nice. Because we were not aware about this thing. So thank you for letting us know. That's why I said nice. Okay. I'll read more about it after my class. And अगर मुझे कुछ interesting चीजें पता चलती हैं तो I'll share it with you people in the D Square group also. ठीक है? इसे इतना सीरियसली नहीं लेना होता मेरी बातों को। नहीं मतलब काम की बातों को लो, मजाक मस्ती वाली चीजों को इतना नहीं। चलो ठीक है। हाँ, अब मैं आपको क्या बता रही थी कि एफकेट 2 2023 के टाइम पे ना इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में पूछा गया था, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे, अब सबको, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको अपनी इंडिया की जो सीक्रेट एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसी के बारे में नहीं पता, ठीक है। सरप्राइजिंगली उस पेपर में इस तरीके के मतलब पूछ लिए गए थे कि सीआईए किसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो मुसाद है। मुसाद तो सबको पता होता है यूजुअली, ठीक है। एंड बहुत बच्चों को नहीं पता था, जिसकी वजह से दे लॉस्ट देयर नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग मेक श्योर करेंगे हम एक भी नंबर मिस ना करें, हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। तो उसके लिए मैंने ये भी अलग से मेंशन कर दिया है। उसके बाद वैसे पूछा नहीं गया था, लेकिन वी नेवर नो, वी शुड बी प्रिपेयर, ताकि एफकेट हमें ऑफ गार्ड ना पकड़ ले, ठीक है। तो सबसे पहले रॉ, रॉ की फुल फॉर्म बताओ। ये किसकी है? इंडिया की है। देन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यूएसए। ऐसे याद रख लो, यूएसए को हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन चाहिए, ठीक है। मतलब उसको कोई भी चीज है, उसको सबसे पावरफुल बनना है, सबसे एकदम सेंटर में रहना है। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी किसकी है? यूएसए की। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, चाइना। मुसाद, इसराइल। MI6, यूके। ISI की फुल फॉर्म कौन बताएगा? ISI तो वी ऑल नो किसकी है, पाकिस्तान, ठीक है। डायरेक्टरेट जर्नल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी किसकी है? फ्रांस की। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है साउथ अफ्रीका की, ठीक है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ओके, गुड। यहां तक किसी को कोई डाउट? आज की क्लास में कोई डाउट है? एक और चीज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो मैं ना जब मैं ये PDF शेयर करूंगी उसी के साथ शेयर करूंगी मैं आपको। जो कमांड्स हैं, इंडियन आर्मी की जो 7 कमांड्स हैं, इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स एंड इंडियन नेवी की कमांड्स, वो मैंने एक मैप में लोकेट करके रखी हुई है, ठीक है। वो मैप का पिक्चर मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। वो भी आपने पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है। कोई डाउट, कोई समस्या? मजा आया? जिसने एयरफोर्स की क्लास नहीं ली है, स्टैटिक वाली, वो भी ले लेना, ठीक है। ये 2 क्लासेस ले लो एंड आपका स्टैटिक पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा पूरा। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। और जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट चीजें लगती रहेंगी, वो हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे, ठीक है। इट्स जस्ट दैट व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, कि आप बस कंसिस्टेंट तरीके से मेहनत करते रहें, ठीक है। यू विल गेट रिजल्ट फॉर श्योर।
चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद, मजा आया, गुड लक।